हेलो स्टूडेंट्स, ओम शांति। पिछले क्लास में लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट लिखा था। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ आपको टू पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट एट विच इट रिएक्ट्स, इट मीन्स रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जिस कंसंट्रेशन पे रिएक्ट कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, खुद अपने कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अपने कंसंट्रेशन या एक्टिव मास मीन्स कंसंट्रेशन। आपको पिछले क्लास में बताया था एक्टिव मास, जस्ट यू कंसिडर इट इज ए कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इन पर लीटर, दैट इज एक्टिव मास। और किसी भी रिएक्टेंट में आप ग्रेटर ब्रेक लगा देते हैं तो इसका मतलब हुआ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए, और सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आगे चल के हम बताएंगे कि कंसंट्रेशन और एक्टिव मास में थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। वो आपको आगे चल के आपको बताएंगे समय जहां आएगा। द रेट एट विच इट रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। अब दूसरा पार्ट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब किसी रिएक्शन का रेट एज ए होल, पूरे रिएक्शन का रेट। क्योंकि जब कोई रिएक्शन रिएक्ट करता है तो हर रिएक्टेंट का अपना अपना रेट होता है। कोई स्लोली रिएक्ट करता है, कोई फास्ट रिएक्ट करता है। मींस यूनिट टाइम में जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ मोल कन्वर्ट हो गया या डिकम्पोज हो गया तो मतलब कि वो फास्ट हो रहा है। और यूनिट टाइम में मान लो जो लेस नंबर ऑफ मोल कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, यानी वो रिएक्शन धीरे धीरे हो रहा है। तो सेकेंड पार्ट का जो स्टेटमेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। उस रिएक्शन का जो भी रिएक्टेंट है और उस रिएक्टेंट का जो भी कंसंट्रेशन है उसके प्रोडक्ट मीन्स उसके मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से है। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड लास्ट में ये लिखा है पावर रेज्ड ओवर इट इक्वल्स टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और जो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस लिखते हैं उसमें पावर रेज करना होगा। कितना पावर रेज करना होगा? जितना नंबर ऑफ मोल का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है उसी को बोला गया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तो ऐसा नहीं कि मान लो आप 200 मोल आप रिएक्शन वेजल में लिया, तो ऐसा नहीं कि आपका सारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग लेगा। रिएक्शन तो एक सर्टेन रेशियो में होता है, ठीक है। एंड रिएक्शन ऑलवेज अकर्स ड्यू टू कॉलिजन। तो जब रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करता है तो इफेक्टिव कॉलिजन से बॉन्ड टूटता है। तो कोई रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल सर्टेन अमाउंट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, कुछ रिएक्टेंट सर्टेन नंबर ऑफ मोल दूसरे अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो डिफरेंट एक्सटेंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो कॉलिजन भी अकॉर्डिंगली डिफरेंट एक्सटेंट में होगा। कोई आपका मोर इम्पैक्ट होगा, किसी में लेस इम्पैक्ट होगा। तो इफेक्टिव कॉलिजन से रिएक्शन होता है, ठीक, अंडरस्टूड। तो आपको जो नंबर ऑफ मोल आपको ऐसे रिएक्शन वेजल में दिया, इसका मतलब सारे नंबर ऑफ मोल रिएक्शन में भाग लेगा। एक तो आपको इफेक्टिव कॉलिजन अब प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड होता है तब रिएक्शन होता है, ये एक रिएक्शन का कंसेप्ट है। और दूसरा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको जो पावर रेज ओवर इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, माने जितने नंबर ऑफ मोल का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है वो आपका उसके ऊपर पावर रेज करते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन जितना है इसका मतलब नहीं, वो रेशियो को इंडिकेट करता है कि इस रेशियो में होगा, लेकिन उस रेशियो के हिसाब से ऐसा नहीं कि सारा नंबर ऑफ मोल रिएक्शन में भाग ले लेगा। तो जितना नंबर ऑफ मोल का कंसंट्रेशन चेंज होता है ना, तो वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल का कंसंट्रेशन चेंज होता है, उसके लिए हम लोग एक्टिव मास वर्ड यूज करते हैं। अदरवाइज जनरल वर्ड वही है, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल पर लीटर। एक्टिव मास भी वही है, आपको नंबर ऑफ मोल पर लीटर में 1 लीटर में जितना मोल का कंसंट्रेशन चेंज हुआ, तो थोड़ा सा फर्क है। और ये एक्टिव मास आपको जो लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेटमेंट दिया है, और साइंटिस्ट का नाम पिछले क्लास में बताए थे, दो साइंटिस्ट का नाम था गुलबर्ग एंड वागे। उनके द्वारा ये टर्म दिया गया, कंसंट्रेशन की जगह में एक्टिव मास दिया गया। इसलिए बहुत ज्यादा
कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्टिव मास है क्या। एक्टिव मास जस्ट अभी आप समझ के चलो कंसंट्रेशन ही है। तो बस थोड़ा कहीं कहीं आपको स्पेसिफिक होता है। जैसे आपको एक बात है ना कि जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी फिजिक्स में दो टर्मिनोलॉजी है, मीनिंग पे एक जैसा लगता है, लेकिन आप फिजिक्स के सेंस में देखेंगे तो आपको वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है आपको स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन लेमन तो यही बोलेगा स्पीड और वेलोसिटी का मतलब एक है। सेम वैसे ही यहाँ पर ध्यान में समझना है। एनीवे तो अभी आप समझिए, सपोज मान लो कि दो रिएक्टेंट है ए एंड बी, ठीक है, और ये रिएक्ट करके आपको सी एंड बी बनाए। सपोज इसमें नंबर ऑफ मोल ए है और इसमें नंबर ऑफ मोल बी रिएक्शन में आप रिएक्शन मेजर में डाले हैं, अब बन के आता है सी एंड डी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या है स्टेटमेंट, द रेट एट विच इट रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। माने कोई भी रिएक्टेंट का रेट अपने एक्टिव मास यानी अपने कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लॉ आप इसको लिख सकते हैं। सपोज आप एक्सप्रेस करने चाहते हैं रेट ऑफ रिएक्टेंट ए, तो पिछले क्लास में आपको बताया रेट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए dx बाय dt डिफरेंशियल फॉर्म में है। dx मींस चेंज इन कंसंट्रेशन और dt मतलब टाइम इंटरवल। तो आपको पिछले क्लास में बताया ना रेट ऑफ सब्सटेंस मींस चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो कंसंट्रेशन चेंज होता है वही उसका रेट कहलाता है। तो आपको यहाँ पर ये आपको जनरल वे में हुआ डिफरेंशियल फॉर्म में रेट ऑफ सब्सटेंस। तो आपको यहाँ सब्सटेंस ए है तो इसको लिख सकते हो डी और ग्रेटर ब्रेक देंगे ए मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड डिवाइडेड बाय dt टाइम इंटरवल। तो रेट ऑफ सब्सटेंस ए जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, यानी जो उसका एक्टिव मास है इनिशियली उसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। उसी तरह से आप लिख सकते हैं डी बी बाय dt एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट अभी हम लोग समझाएंगे। पहले एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पर जब कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट आपको स्टार्टिंग में रिएक्शन रिजल्ट में लिए हैं, वहां तो प्रोडक्ट तो है नहीं, लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो सर्टेन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड सर्टेन नंबर ऑफ मोल रिएक्ट करके सी एंड डी बनाए। तो आपको कुछ ही मोल आपको रिएक्शन भाग लिया ए और बी और सी और डी बनाया। तो समय के साथ इसका सर्टेन नंबर ऑफ मोल घटता गया। क्यों? इसका सर्टेन नंबर ऑफ मोल कंबाइन करके रिएक्ट करके सी और डी बनाना हुआ। तो इनिशियली वो जीरो था सी और डी, माने कुछ था ही नहीं, लेकिन रिएक्शन के बाद सी डी बनना शुरू हुआ। अब इस टाइम ये आपका अमाउंट जो है नंबर ऑफ मोल सी एंड डी बढ़ता गया, बट इसका नंबर ऑफ मोल क्या हो गया? घटता गया। तो कंसंट्रेशन भी घटता गया। तो यहाँ कहता है कि रेट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। तो इनिशियली कंसंट्रेशन ज्यादा है एंड विथ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीजेस। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो रेट भी डिक्रीज होगा। तो इसलिए हम हमारा तो इसको नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं dA बाय dt फॉर रिएक्टिंग। चूंकि विथ टाइम द रेट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, इसलिए नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट बी आपका नेगेटिव साइन से एसोसिएट किए, ठीक है। तो इसको कभी कभी हम लोग रेट रिएक्टेंट के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, नेगेटिव साइन माने समय के साथ डिसअपीयर हो रहा है, सर्टेन नंबर ऑफ मोल कंबाइन करके प्रोडक्ट की ओर जा रहा है। लेकिन जब वही देखो समय के साथ सी और डी आपका बन रहा है तो इसका समय के साथ इसका नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है, माने कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन में लिया हूं, माने रिएक्टेंट कंबाइन करेगा सी डी बनेगा, सी डी भी आपस में कंबाइन करेगा और ए बी में जनरेट करेगा। तो अब समय के साथ इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो समय जैसे जैसे बढ़ेगा आगे तो सी डी का जो बैकवर्ड रिएक्शन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाएगा, इसको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जो रिएक्शन प्रोसीड करेगा उसको रेट ऑफ, आपको रेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए आर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और रेट ऑफ बैकवर्ड को आर बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी सिंबल आगे अभी जरूरत पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है
कि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन केस में क्या होगा, समय के साथ इसका रेट बढ़ेगा। तो उसका जब आप रिप्रेजेंट करेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो सी आप और डी लिखेंगे और पॉजिटिव साइन यहाँ एसोसिएट करेंगे, और जब रिएक्ट करेगा सी डी के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी या एक्टिव मासेस ऑफ सी। तो आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन से एसोसिएट किए हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन को, क्योंकि समय के साथ उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से आप लिख सकते हैं डी कैपिटल डी बाय डी टी और पॉजिटिव साइन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। तो इसलिए प्रोडक्ट के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। तो चिल्ड्रेन आपको ध्यान में रखना है, रेट ऑफ रिएक्टेंट के लिए एक नया वर्ड आया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ प्रोडक्ट के लिए आपको रेट ऑफ अपीयरेंस। समय के साथ वो अपीयर्ड हो रहा है, इनिशियली तो जीरो था, कुछ था ही नहीं, इसलिए रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट से जब रिएक्शन करेगा तो समय के साथ उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, इसलिए रेट भी बढ़ेगा समय के साथ, इसलिए इसको पॉजिटिव साइन से एसोसिएट किए। तो ये तो आपका हुआ इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में आइए, रेट ऑफ रिएक्शन एज ए होल रिएक्शन का रेट कैसे लिखेंगे। तो कल भी एक नॉन एग्जांपल से मैं समझा रहा था फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में, जैसे हाइड्रोजन 3 मोल और 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बना है, तो ये 3:1:2 रेशियो में रिएक्ट हो रहा है। तो आप देखिए आपको एट ए टाइम 3 मोल कंज्यूम हो रहा है और ये 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नाइट्रोजन से 3 टाइम्स हुआ, क्योंकि उतना ही टाइम में ये 3 मोल कंज्यूम हुआ, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस उससे ज्यादा हो गया 3 टाइम्स। तो इसका रेट कुछ है, इसका रेट कुछ है, लेकिन एज ए होल रिएक्शन का रेट आप बात करना है, and that is to be expressed on the basis of second part of law of mass action। तो second part में क्या कहता है, rate of reaction is directly proportional to product of active masses of reactants। तो आप इस स्टेटमेंट के आधार पे आप यहां पर लिखेंगे। अब मैं इसको साथ साथ लिखते जाएंगे तो अच्छा होगा आपको, क्योंकि ये स्पेस यहाँ कम है तो इसको साथ में हमको मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप साथ साथ लिखने को कोशिश कीजिएगा, तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा और नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा अच्छा से। तो अब हम यहाँ लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड पार्ट के अनुसार हमको लिखना है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं जनरल में, या और dx बाय dt से भी लिखा रहता है कहीं कहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट ए एंड बी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का एक्टिव मास का प्रोडक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। एंड लास्ट पार्ट में क्या लिखा है, पावर रेज ओवर इट, इसके ऊपर में पावर रेज करेंगे कितना, इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आप यहाँ पर स्मॉल x और स्मॉल y से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे बुक में आपको स्मॉल a एंड b, लेकिन आपको मैं पहले आपको ये चीज हिदायत दे चुका हूं कि बैलेंस इक्वेशन में जितना नंबर ऑफ मोल आपका है, इसका मतलब नहीं है कि उतने ही पावर रेज होगा। यदि उतना नंबर ऑफ मोल का कंसंट्रेशन चेंज होगा तो पावर a एंड b करेंगे। अब नंबर ऑफ मोल ए है, हो सकता है उसमें लेस नंबर ऑफ मोल आपको रिएक्शन में भाग लिया, आपको मान लो कि 20 मोल आपका इसमें प्रेजेंट है और रिएक्शन आपका इसमें आपको 2:1 रेशियो में भाग ले रहा है। अब ये मान लो 5 मोल भाग लिया तो उसके हिसाब से 2.5 मोल भाग लेगा 2:1 रेशियो के हिसाब से। तो 20 है तो 20 हम रेज नहीं करेंगे, माने जितना एट ए टाइम जो कंसंट्रेशन चेंज होता है, जितना नंबर ऑफ मोल चेंज होता है वो पावर रेज करते हैं, दैट इज द एक्टिव मास। तो इसलिए आपको बुक में भले स्मॉल a भी है, बट यू ऑलवेज रिमेंबर दैट पावर मे बी इक्वल टू दैट द कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, और मे बी लेसर और मे बी ग्रेटर, वो ज्यादा भी हो सकता है, जिसे 2:1 रेशियो में है। तो आपको मान लीजिए ये आपको 4 मोल भाग लेगा, तो ये उसके हिसाब से 2 मोल भाग लेगा। तो रेशियो तो वही है 2:1, लेकिन ये 4 मोल भाग लिया, 2 मोल भाग लिया,
तो इसका मतलब नहीं है कि जितना वो कोफिशिएंट बैलेंस में है तो उतना हमेशा सही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कीप इट इन योर माइंड। जैसे बहुत लोग को ये कंफ्यूजन होता है, बहुत बारीकी से समझना है इस चीज को। तो पावर रेज जो ऊपर में रेज किए हैं, इसीलिए हम इसको स्टूडेंट को याद दिलाने के लिए वो हमेशा ए और बी नहीं लिख देते हैं, दूसरा रिप्रेजेंटेशन एक्स एंड वाई। एक्स में बी इक्वल टू ए और ग्रेटर देन ए और लेसर देन ए, कुछ भी हो सकता है वो। पावर रेज ओवर इट इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो किसी भी रिएक्शन का रेट हम लोग इसी तरह से करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। जबकि हर रिएक्टेंट का रेट अपना अपना होता है, लेकिन एज ए होल उस रिएक्शन का रेट करेंगे, इसके हिसाब से एक्सप्रेस करेंगे। और इंडिविजुअली तो मैं बताया फर्स्ट पार्ट के हिसाब से रिएक्शन रेट आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो अब जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो वहां एक कांस्टेंट देते हैं के, जिसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट बोलते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिए। हियर के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट से जानते हैं, और वेलोसिटी कांस्टेंट ये नीचे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? ओके ठीक है, इसके नीचे और नहीं दिखाई पड़ेगा तो मैं यहां तक लिखूंगा। एनीवे, तो अब मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ मास एक्शन। अब जब किसी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेस करेंगे तो इसी के हिसाब से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये यदि समझ में आ गया है और एक्सप्रेस करने आ गया इंडिविजुअली एंड एज ए होल रिएक्शन का रेट, तो आगे आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है। केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत कंसेप्चुअल है और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से तो मिलेगा ही, एक या दो क्वेश्चन मिलेगा ही। इसलिए इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट जरूर याद रखना है। और जब तक बेसिक कंसेप्ट आपको पता नहीं होगा तो आगे फिर आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग वाला ही पहले समझ लेना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट आते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दो टर्मिनोलॉजी समझना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये दोनों टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। बेसिक कंसेप्ट के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन है, उसी का आधार पर रिएक्शन का रेट एक्सप्रेस करते हैं, उस ख्याल से आपको जानना है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जनरली आपको स्टेटमेंट अभी तक नहीं पूछा है, फाइनल एग्जाम में आपको ज्यादातर ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल पूछेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का स्टेटमेंट पूछेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पूछेगा, फिर आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसमें हम बता देंगे। तो इसमें आपको टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस चैप्टर का 2-3 टर्मिनोलॉजी है जो अक्सर कोई भी टीचर क्वेश्चन सेट करेगा तो उसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। तो टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना है इसमें। उसके बाद एक डेरिवेशन है केपी और केसी का रिलेशन, 2 मार्क्स का, कभी कभी कोई टीचर 3 मार्क्स का कर देता है, तो आप उस डेरिवेशन को भी जानना जरूरी है। ठीक है, आगे फिर हम बताएंगे कौन सा टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट, लेटेस्ट स्टेट आप समझ लीजिए, आप इसको लेटेस्ट स्टेट जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। कोई रिवर्सिबल रिएक्शन लिया, ए प्लस बी ही लो, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड रिवर्सिबल साइन दे दीजिए, सी स्मॉल सी एंड कैपिटल स्मॉल टी। ठीक है, अब ये रिएक्शन हो रहा है तो इनिशियली इसका रेट फास्ट होगा और ये तो 0 था, लेकिन समय के साथ इसका रेट घटता जाएगा और जब नंबर ऑफ मोल सी डी बन के आएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो इसमें दोनों तरफ से रिएक्शन शुरू हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोडक्ट बनने के बाद, और इधर से जब स्टार्ट होगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो समय के साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगा और समय के साथ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा। तो a time will come when rate of both reactant side and product side का सेम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम तो यही है, जब दोनों तरफ का कंसंट्रेशन चेंज जो है सेम होगा, यानी दोनों तरफ का रेट सेम होगा, तो उस अवस्था को, उस स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आप इसको पहले से समझ लीजिए
रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो आर एफ इक्वल्स, या हाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी। अब पावर आप इसको अभी आप समझने के लिए सपोज ए बी ही आप पावर एज कीजिए, एक्स वाई भी ले सकते था। अब इसको प्रोपोर्शन साइन हटाएंगे, इक्वल साइन देंगे तो एक कांस्टेंट के देना होगा। अब ये हो गया ए एंड ये बी, ठीक है। सिमिलरली आपको रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लिखेंगे तो हम देखो ऊपर लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। इसके बाद आप ऊपर लिखेंगे आर बी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी। पावर आप उतने ही स्मॉल से स्मॉल डी ले लीजिए और ये आप ये K1 ले लीजिए और इसको K2 ले लीजिए। आपको रेट कांस्टेंट दोनों तरफ का अलग अलग हो जाएगा रेट कांस्टेंट। तो ये आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हुआ। तो अभी जस्ट बोले किसी भी फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम and rate of backward reaction increases with the time. A time will come when rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. That state is known as equilibrium state. तो उस स्टेज में आने के बाद रिएक्शन इट सीम्स टू मी द रिएक्शन इज स्टॉप। जब दोनों तरफ का रेट सेम हो जाएगा तो कोई डिस्टरबेंस हलचल नहीं मालूम पड़ेगा रिएक्शन वेजल में और तुमको लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गया। बट रिएक्शन नेवर स्टॉप, कोई भी रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता, वो चलते रहता है। लेकिन कंसंट्रेशन इतना कम हो जाता है कि उसका रेट जो है एक्सट्रीमली स्लो हो जाता है। तो हम इट सीम्स टू मी द रिएक्शन इज स्टॉप, लेकिन रिएक्शन नेवर स्टॉप, वो कभी रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है, वो चलता रहता है डायनेमिक फॉर्म में। फॉर ए मोमेंट सर्टेन कंसंट्रेशन चेंज होकर प्रोडक्ट गया, देन एंड देन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चला आ गया, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन वो रेट इतना स्लो होता है कि हमको कोई डिस्टरबेंस और कोई उसमें आपको हलचल नहीं दिखाई पड़ता है, तो हमको लगता है रिएक्शन स्टॉप हो गया, लेकिन रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होता है। तो इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करके समझाना चाहते हैं। जैसे आपको कंसंट्रेशन का एक्सिस है और ये आपका, इधर आप कंसंट्रेशन ले लीजिए ऊपर साइड में और इधर आप टाइम ले लीजिए, टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज होता है। तो अब देखो इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, समय के साथ जैसे जैसे जाओगे घटते जाएगा तो उसका ग्राफ आपको ऐसे नीचे होता जाएगा। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इनिशियली 0 था, यहां से लेना होगा, ठीक है। और ये समय के साथ इसका रेट बढ़ेगा तो ये इस तरह से जाएगा, वो आपका घटता जाएगा, ये इसका बढ़ता जाएगा, ये घटता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा जब दोनों का रेट सेम हो जाएगा, तब इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हुआ और ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हो गया। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हो इक्विलिब्रियम स्टेट का डेफिनेशन फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन। अभी हम समझा दिए इक्विलिब्रियम स्टेट कब बोलते हैं, किसको बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेट सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में आएगा। इरिवर्सिबल में तो यूनिडायरेक्शनल होता है, बैकवर्ड तो होता ही नहीं है। इसलिए हम कल पिछले क्लास में मैं बताया कि हमको आगे जो भी अब चर्चा करेंगे फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इक्विलिब्रियम स्टेट का जब स्टेटमेंट देंगे तो यहां पर आप लिख सकते हो फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, for any reversible reaction rate of forward reaction decreases with time and rate of backward reaction
डिक्रीजेज विथ टाइम। सुन के भी लिख सकते हैं, यदि दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो डिक्रीजेज विथ टाइम। टाइम will be attained when rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction is called, this stage लिख दो, this state is called equilibrium state। ओके, अब हम लोग आते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मेरे ख्याल से ये इक्विलिब्रियम स्टेट समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम एक एक चीज हम आपको स्टार्टिंग में बता देते हैं ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो आप आइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेफिनेशन देने के लिए क्या करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, फिर से आप ले लीजिए आपका a प्लस बी स्मॉल a b एंड c प्लस d स्मॉल c एंड स्मॉल d, ठीक है। और स्टूडेंट ऑल ऑफ यू नो, कोई भी रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट आपका सॉलिड भी स्टेट में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, और बहुत सा ऐसा रिएक्शन है जो गैसेस स्टेट में होता है। तो जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में होता है तो उसका रेट जो मेजर करना होता है कंसंट्रेशन के बजाय आपका प्रेशर आपको से मेजर करना आसान होता है। तो प्रेशर का भी रेट जो है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल होगा उतना ही कॉलिजन होगा आपस में, उतना ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उतना ही आपको इफेक्टिवली कोलाइड करेगा और रिएक्शन में भाग लेगा। तो आपका डिपेंड करता है कि रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो रहा है कि आपको लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड में है। तो गैसियस में रहने से प्रेशर टर्म में रेट को मेजर करना आसान होता है। तो पहले तो हम लोग लिखते हैं कंसंट्रेशन टर्म में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा आपका K1 लिखिए एंड A एंड B, स्मॉल a एंड स्मॉल b, एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लिख लीजिए K2 इक्वल C स्मॉल c एंड D स्मॉल d हो गया, ठीक है। तो इन इक्विलिब्रियम स्टेट में आप क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में लिखेंगे RF इक्वल RB। अभी जस्ट बताएं इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों का रेट सेम होता है। अब इसको यहां पर लिख दीजिए K1 A टू द पावर स्मॉल a और B टू द पावर स्मॉल b एंड K2 आपका C एंड D। अभी मान लीजिए आपका प्रेशर टर्म में आप मेजर करते कंसंट्रेशन के बजाय, सपोज वो गैसियस स्टेट में है, तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, RF को आप लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K लिखता K1, और यहाँ कंसंट्रेशन के बजाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A टू द पावर स्मॉल a एंड पार्शियल प्रेशर B टू द पावर स्मॉल b लिखते हैं। और इसमें प्रोडक्ट के लिए आप बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लिखते हैं RB इक्वल K2, और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर आपका C टू द पावर स्मॉल c एंड पार्शियल प्रेशर D स्मॉल d होता है। तो ये गैसेस स्टेट के लिए एक्सप्रेस करते हैं। तो आप ध्यान देंगे अभी आपको इसको हमारा एट इक्विलिब्रियम स्टेट में आपको ये लिखे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ कर दो और कंसंट्रेशन टर्म को एक तरफ कर दो। तो आप लिखेंगे K1 बाय K2 इक्वल्स C D पावर स्मॉल c स्मॉल d, और यहाँ पर लिखेंगे A टू द पावर स्मॉल a एंड B टू द पावर स्मॉल b। अब ये यहाँ पर दो कांस्टेंट का रेशियो है, तो दो कांस्टेंट के रेशियोज को हमको एक अलग कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम लिख देंगे Kc। C में कंसंट्रेशन टर्म में है। अब यही आपको यदि आप प्रेशर के टर्म में रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, इसको ऊपर हम मिटा रहे हैं, प्रेशर के टर्म में यही वाला रहता तो Kc की जगह में आप क्या लिखते हैं Kp।
मतलब कंसंट्रेशन के बजाय यहाँ प्रेशर टर्म है, तो आप यहाँ पर क्या Kp बराबर क्या लिखते हैं, जैसे C और D के जगह में पार्शियल प्रेशर C लिखता है इंटू पार्शियल प्रेशर D, न स्मॉल c है न स्मॉल d, और यहाँ पार्शियल प्रेशर A टू द पावर स्मॉल a एंड पार्शियल प्रेशर B टू द स्मॉल a। तो आपको यहाँ कंसंट्रेशन के टर्म में है, यहाँ प्रेशर के टर्म में है इक्विलिब्रियम। तो ये जो रेशियो है दो कांस्टेंट का रेशियो, या आपका ये यहाँ पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का रेशियो जो यहाँ निकाला गया है एट इक्विलिब्रियम स्टेट में, उसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हियर Kc एंड Kp, हियर Kc और Kp इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो जब आप Kc लिखेंगे तो वहां आप लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और जब Kp लिखेंगे तो आप लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। बस कंसंट्रेशन और प्रेशर टर्म के फर्क है यहाँ पर, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन है, थोड़ा तो फर्क आएगा। गैसेस फॉर्म में जब रिएक्ट कर रहा है वही चीज, और वही चीज लिक्विड के फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है, थोड़ा सा फर्क आएगा। वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ रिएक्शन, आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो अभी आगे इस मैथमेटिकली को समझेंगे। तो पहले तो हमारा ये समझाना था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या। तो कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाता है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में जो आपका कांस्टेंट का फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट का रेशियो का नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप इसको देख के आप इसको स्टेटमेंट बना सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दैट इज डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। माने प्रोडक्ट का एक्टिव मासेस और प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट मे बी इट इज एक्सप्रेस इन प्रेशर टर्म और इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो अकॉर्डिंगली वहां बात करेंगे। तो अब चलिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ गए होंगे। कब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, जब आपका रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है, और इक्विलिब्रियम स्टेट में जब आता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट जो होता है उसका रेशियो का नाम पड़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप यहां पर लिख सकते हो डेफिनेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज defined as ratio between product of active masses of products। एक प्रोडक्ट में प्रोड्यूस सब्सटेंस और एक प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ active masses of reactants। इसमें भी पावर रेज है एंड पावर रेज ओवर इट एंड पावर रेज्ड ओवर इट। इट मतलब जो आप एक्सप्रेस किए हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स। पावर रेज ओवर इट इक्वल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, तो यहां आप लिख सकते हो हियर Kp इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर, और Kc को आप लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा स्ट्रेट, वो होगा रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो आप अभी नेक्स्ट क्लास के लिए नोट कर लीजिए रिलेशन, क्वेश्चन आएगा डिराइव रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो ये हम डिराइव करने के बाद देन आई विल डिस्कस द आपका इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और लास्ट टर्मिनोलॉजी बच जाएगा इस पार्ट का फर्स्ट फेज का, एंड दैट इज ली चिटेलियर प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट तब फिर नेक्स्ट फेज जो आएगा आयनिक इक्विलिब्रिया, तो आपका उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज मैं इतने ही बता के मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं तो फिर आपको साथ एक बार मिक्स होना शुरू हो जाएगा। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए
कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो टर्म में एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, जिसको केपी से इंडिकेट करते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन में आपका बुक डिफरेंट बुक में आपको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। कोई ऑथर किसी बुक में आपको किसी को आप लिया है सी डी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी बाय ए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, किसी बुक में आपको मिलेगा। आपको ये ग्रेटर ब्रैकेट नहीं देके कैपिटल सी लिख के सी स्मॉल सी इंटू सी स्मॉल डी, ये भी किसी बुक में लिखा हुआ मिलेगा। तो एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। या तो इसमें लिखिए या तो इसमें लिखिए इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। वो चूंकि आपको प्रेशर टर्म में है तो रिएक्टेंट का जो इंडिविजुअल प्रेशर जो होता है उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो वहां स्मॉल पी के ऊपर में हर रिएक्टेंट का जो इंडिविजुअल प्रेशर है आपका, उसके ऊपर में पावर रेज किया है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।